बच्चों पुनः स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। माफ़ कीजिएगा मुझे देरी हो गई, मुझे थोड़ा फीवर आ गया था इसलिए आप लोगों को प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए हमारा जो वीडियो। इसके पहले मैंने 6 अध्याय तक के इंपॉर्टेंट दे दिए हैं बच्चों। मैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वो आपकी प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध आदि सभी गाइडों से मिला करके दे रहा हूँ। तो आप लोग जो भी प्रश्न हैं इन सभी को बहुत अच्छे से देख लें, पढ़ लें, और अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार इनको मिला लें। आपने अगर वो पुरानी वीडियो नहीं देखे तो लिंक ऊपर आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और पुरानी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। भाग आप लोगों को 5 भाग में दे चुका हूँ, 6वां भाग यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को आगे के अध्याय कवर कराए हैं। तो देखते हैं हमारा जो अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से केवल और केवल बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं। तो जैसे कि आपका दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। तो मतलब कि बाहर से जो भी हमें महसूस होता फीलिंग्स, तो देखिए कान, नाक, जीभ। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही ऑप्शन आएगा। कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, तो ये संवेदी अंग है, इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चौथा देख लें आप, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है ये कहलाता बच्चों सिनेप्स। याद रखिएगा, 2 न्यूरॉन को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? सिनेप्स। 5वां है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। कहाँ होता है? ये मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बन जाती है? मेरुरज्जु में। इसके बाद आप लोगों को है 9वां नंबर, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, हम जिससे सोचते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा अग्र मस्तिष्क। एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सत्य में मैंने देखा था कि मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। तो बच्चों याद रखने का, कहाँ से सोचते हैं हम? आगे वाले माइंड से, अग्र मस्तिष्क से। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ये 10वां वाला भी देख लीजिएगा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा होता है बच्चों? मेरुरज्जु। इसको याद कर दीजिएगा। 15वां देख लें आप लोग, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिषद तथा शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जिससे हम अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वो काम करता है बच्चों? अनुमस्तिष्क, छोटा वाला दिमाग। अनु मतलब छोटा होता, अनुमस्तिष्क। ये कर लीजिएगा। ये हो गए हमारे प्रश्न बैंक के। मैं आप लोगों को परीक्षा अध्ययन से ये बता दे रहा हूँ। परीक्षा अध्ययन में आप लोग देख लीजिएगा, 2 न्यूरॉन के बीच जो संधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? सिनेप्स। अभी मैंने बताया कि 2 न्यूरॉन को जो जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। फिर चौथा है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है। देखिए 2 न्यूरॉन को जो जोड़ती है उसे सिनेप्स कहते हैं, और तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे भी बच्चों सिनेप्स ही कहा जाता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है जैसे 5वां, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है बच्चों? यहाँ पे बोल रहे हैं सोचने, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन, सभी के लिए। तो देखें इसका ऑप्शन होगा सभी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो हम सोचते भी दिमाग से हैं। हार्ट जो हमारा धड़कता है, दिल धड़कता है, वो भी मस्तिष्क के चक्कर में। दिमाग में हम, यदि दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है तो हमारा दिल धड़कना कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा टेंशन बढ़ने से इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाता। दिमाग के कारण दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शरीर का संतुलन भी दिमाग ही बना करके रखता है। तो ये सभी का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 6वां है, शरीर का नियंत्रण निम्न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेरिबेलम। ये भी मस्तिष्क का ही एक अंग है। सेरिबेलम नाम के जो भी ग्रंथि है, वहाँ से आपको इस सोचने समझने की क्षमता मिलती है। तो शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा। फिर 7वां है, मेरुरज्जु निकलती है निम्न से। मेरुरज्जु किससे निकलती है बच्चों? ये निकलती है मेड्यूला से। रिक्त स्थान देख लीजिएगा। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, वही शरीर को बैलेंस बनाना सब कुछ कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करती। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स द्वारा, मस्तिष्क से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वही हमारे दिमाग में सब कुछ, मतलब क्रिएटिविटी पूरी हमारी माइंड से होती है, और उसका नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। फिर तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करते तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करते हैं। हम दिमाग से किसी अपने शरीर को, ज्ञानेंद्रियों को, जैसे छूना, सूंघना, देखना, सोचना, ये सारी चीज़ें हम जो है इनसे सूचना प्राप्त करते हैं तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया हो जाती है। जैसे मान लो हमने दिमाग देखा कि कहीं आग जल रही है या कोई वस्तु गर्म है। अब गर्म है तो हम उसे छुएंगे नहीं, तो हमने महसूस कर लिया ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और फिर हमारी जो पेशियां हैं, मतलब शारीरिक अंग है, उसके द्वारा वैसा कार्य करते हैं। फिर अगला है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन के आधार पर कार्य करती है। फिर बच्चों
यहाँ पे एक शब्द में उत्तर वाले हैं जो कुछ कि तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है। तो तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूरॉन। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। फिर प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करती है सुषुम्ना या मेरुरज्जु। ये कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों इक्का दुक्का छोटे मोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मतलब 1 नंबर में, जैसे कि मस्तिष्क क्या होता है, फिर तंत्र से आप क्या समझते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। सुषुम्ना या मेरुरज्जु क्या होती है। देखिए हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने हैं मगर फिर भी कुछ तो देखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे ये प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो देखें प्रतिवर्ती क्रिया का आप लोग देख लें, एक शब्द में उत्तर आ सकता है कि वे अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब वे काम जो हम नहीं चाहते, जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब वो चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं सोचते, नहीं करना चाहते। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पेपर आउट नहीं होंगे, फिर भी आप लोग उन चैनल के पास चले जाते हो जो लोग कहीं ना कहीं क्लिपिंग लगा के डाल देते हैं कि मिल गया रियल पेपर और ये और वो, जबकि ऐसा करेंगे वो तो उनको जेल हो जाएगी। मगर आपका दिमाग क्या है, कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन दे देता कि नहीं यार हो सकता आ जाए, हो सकता आ जाए, और आप लोग चले जाते हो। तो वही कहलाती प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब आप मालूम है आपको कि वो पेपर नहीं आएगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी आप वहाँ पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रेरणा या उद्दीपन मिलती है। प्रेरणा या उद्दीपन समझ रहे हैं ना, कि आपको दिमाग प्रेरणा देता कि यार तिमाही परीक्षा में हो गए थे, हाफ ईयरली में हो गए थे, हो सकता है कि फिर से हो जाए, उसी के चलते आप वहाँ चले जाते हो, लास्ट में फिर गाली दे के आते हो कि सब झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों यही कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको आप लोग पता कर लीजिएगा। एक और है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को करता है। तो देखो अनुमस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क जो होता है वो दिमाग के शरीर जो होता है उसको पूरा आपको सेटअप पूरा जो शरीर का बना के वही रखता है। बारी आती है बच्चों हमारे अगले अध्याय की, अध्याय 8। तो अध्याय 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखें अध्याय 8 में बच्चों 7 नंबर आवंटित किए गए हैं। 5 आने हैं ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो देखें आपको पहला वाला, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। आनुवांशिक संकेत कहाँ निहित होते हैं? डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव्य या राइबोसोम में। तो ये होते हैं बच्चों डीएनए में। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो देखो अमीबा जो होता है, अमीबा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टुकड़ों में टूट करके अपना मतलब जनन प्रक्रिया करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? तीसरे वाले का आ, द्विखंडन विधि। ठीक है, याद रखिएगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें भी द्विखंडन विधि होती है, अमीबा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो होता है बेटा वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, ये मुकुलन विधि द्वारा। तो हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। 7वां है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। बीजाणु जो होते हैं इसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है राइजोपस द्वारा। ठीक है। फिर 8वां कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से आवर्त बीजी पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का, मतलब वो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उसमें पुष्प जो रहता है उसका मादा जनन अंग का ये कौन सा भाग इसमें से नहीं है। तो बच्चों ये होगा पुंकेसर। पुंकेसर पू से याद रखना पुरुष। जो फूल रहते, फूल में भी मादा और नर रहते हैं। नर में पुंकेसर पाया जाता है, मादा में स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये 3 चीज़ें पाई जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाते हैं? तो पुष्प कहलाते हैं बच्चों एक लिंगी। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी। फिर 7वां देख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु निर्माण होते हैं बच्चों वृषण में। ठीक है, यहाँ पे 7वें का उत्तर आप लोग देख लें, वृषण। फिर मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अंडाशय में। 9वां देखें, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन और यौन अवस्था में लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा। 10वां है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण, मतलब जो बच्चा रहता है जब माँ के पेट में रहता है तो उसको जो पोषण के लिए कोई भी चीज़ मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होती है। ये प्लेसेंटा नामक एक संरचना होती है, उसी से आप बच्चे को माँ के शरीर से पोषण मिल जाता है। ठीक है। तीसरा देख लें आप लोग, मानव के वृषण का एक कार्य। तो क्या है वृषण का कार्य? शुक्राणु का निर्माण करना। गर्भ निरोधन की एक विधि, मतलब कोई गोली का नाम बता दो। तो ये है वेस्केटोकी। याद रखिएगा आप लोग इसको। तीसरा है, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखना। तो ये है एड्स। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये अमीबा जो ये रहने दो,
हाइड्रा में मुकुलन, इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। इस प्रश्न को, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप लोग देखें कि बहुकोशीय जंतुओं जैसे स्पंजों, हाइड्रा आदि में सक्रिय मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इन जंतुओं में शरीर के निचले भाग से एक अपवृद्धि के रूप में मुकुल का निर्माण स्वतंत्र सिरे तथा ऑस्कुलम द्वारा मुख्य स्पर्शक आदि बन जाते हैं। पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात मुकुल या तो अपने जनक के साथ जुड़ी रहती है या तो पृथक होकर मुक्त प्राणी बन जाती है। देखो मैं बता रहा आपको, इसमें एक्चुअल में ये चित्र पूछा जा सकता है, हाइड्रन में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रन एक ऐसा जो भी है आपका जो मतलब ये जीव है या पादप है, कुछ भी है, इसमें मालूम एक्चुअल में क्या होता है, ये खुद ही अपने बच्चे को जन्म दे देता है। देखो कैसे, यहाँ से ये बन रहा है ये, और लास्ट में ये होता है, लास्ट में यहाँ से टूट जाता है, इसे कहते हैं मुकुलन, और ये 1 से 2 में बदल जाता है। फिर ये दूसरा बनता है, वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करता है। मतलब ये इस प्रकार इनका वंश बढ़ता रहता है। अच्छा, अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र भी आ सकता है। देखिए ये अमीबा पहले सिंगल रहता है, फिर थोड़ा फैलता है, फिर और सिकुड़ता है, फिर और सिकुड़ता है, और लास्ट में 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चित्र को बना लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। आपको बहुत आसान है बनाना, बहुत आसानी से आपको करना क्या है, अमीबा जो होता है अपने बच्चे को खुद ही जन्म दे देता है। मतलब वो कैसे, 2 टुकड़ों में टूट करके, पहले सिंगल रहता है, फिर देखो फैल रहा है, ये सिकुड़ रहा है, यहाँ पे ये यहाँ अंदर सिकुड़ रहा है, फिर और सिकुड़ गया, और लास्ट में 2 टुकड़ों में टूट गया ये, और ये बन गया। तो ये चित्र भी आप लोगों को कर लेना है। अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चित्र है, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, और कम से कम आप लोगों को 4 या 5 नाम जरूर याद कर लेने हैं, ये आ जाएगा। फिर प्लेसेंटा के 2 कार्य, तो प्लेसेंटा को क्या कार्य होते हैं यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, इनमें भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, और विकासशील भ्रूण का पोषण माता के गर्भाशय की दीवारों से प्लेसेंटा द्वारा होता है। ये प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक और 2 कार्य की बात बोल रहे हैं। अपरा द्वारा पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन भ्रूण को प्राप्त होती रहती है, तथा भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ को अपने ही माँ के रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ से ये बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। 2 कार्य आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है। तो देखो, जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। जीव मतलब अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करती है। ये लाइन याद करना। फिर जनसंख्या का विशाल आकार बहुत से लोगों की चिंता का विषय है। आज जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब सरकार के लिए या हमारे सबके लिए भी दिक्कत वाली काम है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण लगाना जरूरी, इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी चाहिए। गर्भ निरोधन एक्चुअल होता है कि बच्चे पैदा ना हो जिससे वो युक्ति, ठीक है। तो बस इसलिए सरकार बोलती हम 2 हमारे 2, इसी प्रकार का सिद्धांत है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो देखें, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धुंधला है, आप लोग देख लीजिएगा। यह क्रिया केवल, स्वपरागण क्या होती है, केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है। कैसी? द्विलिंगी पुष्पों में। और परपरागण क्या होती, एक लिंगी पुष्पों में होती है। ठीक है, यह क्रिया एक लिंगी, एक मिनट, यह केवल द्विलिंगी में होती है, और यह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में होती है। इसके जो पुष्प होते हैं ये रंगहीन होते हैं, उनमें कलर नहीं पाया जाता, और गंधहीन होते हैं, मतलब कि स्मेल भी नहीं होती, खुशबू भी नहीं होती। इसमें ये रंगीन होते, कलरफुल होते और सुगंधित होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार की क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इस प्रकार की क्रिया में वायु, जल, कीड़े आदि साधन की आवश्यकता होती है। क्या लगती है? वायु, जल या कीड़े लगते हैं। फिर 5वां, इस विधि से उत्पन्न पौधे कमजोर और अस्वस्थ होते हैं। इसमें जो पौधे बनते हैं वो कमजोर और अस्वस्थ होते हैं, और इसके स्वस्थ और पुष्ट होते हैं। ये कर लीजिएगा। परिच्छेदन और दिखा दूं मैं आप लोगों को। परिच्छेदन में बच्चों कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। देखें, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे परिच्छेदन में आप लोग देखें, ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं वो कहलाती है बच्चों निषेचन। ठीक है, फिर इसके बाद ये खालिस्तान देख लीजिएगा, इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं। मनुष्य में वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में लिंग के माध्यम से जनन क्रिया होती, और पादपों में अलैंगिक जनन होता है, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच
मादा और गर्भस्थ शिशु मतलब जो बच्चा होता है और उसकी माँ होती है, इसके बीच में जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था आपको, प्लेसेंटा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक शब्द बता रहे हैं, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, याद रखिएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया भी बताया क्या होती? निषेचन होती। फिर मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती? तो वृषण में। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती? तो ये होती है अंडाशय में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। अलैंगिक जनन क्या होता है? ठीक है, तो वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता बल्कि जनन जैव के अलैंगिक भागों द्वारा होता है, ये अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर कायिक प्रवर्धन पढ़ लीजिएगा। तो 1 मिनट, अलैंगिक जनन के बाद आप लैंगिक जनन देख लीजिए। नर जनन कोशा एवं मादा जनन कोशा के संयोग से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा के कोशिकाएं मिलती हैं, उनके संयोग से जो जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन देख लें आप कि जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है, इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा क्या किया जाता है, एक पौधे के किसी हिस्से को काट करके, तने के छोटे से टुकड़े को काट करके वहाँ पे एक दूसरा पौधा लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वो भी उग जाता है। इसे ही बच्चों कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब मनुष्य, गुलाब के फूल में आपने देखा होगा कि लाल गुलाब में पीले कलम लगा दिए, पीले गुलाब की कलम, तो ऑरेंज कलर का गुलाब उग गया, वही कंडीशन है कि जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक, कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर मुकुलन, तो क्या होता है, कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व होने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। देखो इसमें हाइड्रा में होता, ये उभार उत्पन्न हुआ, फिर यहाँ से ये परिपक्व जब हुआ, ये परिपक्व हो गया, तो फिर यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। इसे ही बोलते हैं बेटा मुकुलन। तो यही लिखा है क्या कि कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व होने पर, मतलब पकने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जन्म की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। एक नाम और याद रखना, कलिकायन, वैसे तो मुकुलन ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है? जब क्या होता है, एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया। क्या? एक कोशीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैंने बताया था ना, ये एक कोशीय जीव है, ये देखिए आगे जाके ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसे ही द्विखंडन विधि कहते हैं। फिर इसके बाद बच्चों लैंगिक जनन बता दिया। परागण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण, वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये परागण कहलाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं कि परागकणों का किसी भी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। याद कर लीजिएगा। फिर स्वपरागण, अपने आप जब परागण हो जाए। क्या बोल रहे हैं? जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। फिर एक और प्रश्न है परपरागण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण, देखो अभी यहाँ क्या था, जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण, यहाँ क्या है, पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की, देखो जब एक ही पौधे के, मतलब एक ही पौधे में 2 फूल लगे हैं और वहाँ पे क्या हो जाए, एक पुष्प के पुंकेसर उसी पौधे के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए तो कहलाती स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम से पहुँचते, जैसे चिड़िया उठा के ले जाए, तितली उठा के ले जाए, तो दूसरे पौधे, देखो एक तितली एक पौधे पर बैठी, एक फूल पर बैठी, वहाँ से उसने उस फूल का रस पिया और उसी बहाने धोखा से उसके पास परागकण भी चले गए। फिर वो गई तो दूसरे फूल पर बैठी और उसका रस चूस रही थी, तो उसके जो परागकोश थे वो गिर गए इस फूल में, दूसरे फूल में, तो इसी प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं, ठीक है ना। एक पुष्प के परागकोश एक ही पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वपरागण, और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो ये परपरागण। याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों निषेचन, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग
नर और मादा का जो संयोग होता है इसे निषेचन कहते हैं। फिर 16वां देख लीजिएगा, 17वां देख लीजिएगा, देखो इनको समझाना नहीं है। 19वां द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर जनन क्यों आवश्यक है, अब भी मैंने बता दिया, इसमें भी लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें और यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें। गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम, तो गर्भ निरोधक की क्या है, एक है कंडोम, एक है गर्भनाधक गोलियाँ और एक है कॉपर टी, ठीक है। ये 3-4 नाम याद कर लीजिएगा। इन तरीक़ों से बच्चा पैदा होने से रोका जा सकता है। फिर इसके बाद मानव में वृषण के कार्य, ये प्रश्न आप लोगों को पूछा भी गया है बच्चों, इनको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न कहीं ना कहीं जैसे देखिए कायिक प्रवर्धन, पर परागण क्या है। फिर एक और मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, परागण कैसे कहते हैं, तो इनको आपको जरूर पढ़ लेना। वृषण के कार्य क्या होते हैं, मानव वृषण में नर जनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से निकलते हैं जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण में अतिरिक्त लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रित करते हैं, पढ़ लेना आप इसको। फिर चित्र तो मैंने बता दिया, अमीबा का द्विखंडन विधि, हाइड्रा का मुकुलन आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है। फिर पुष्प के अनधर काट की विधि बता दीजिएगा, और स्वपरागण और परपरागण में अंतर, इसको देख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसमें ये एक पढ़ लीजिएगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता। तो देखो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग होता है और इसमें 2 जनक भाग होते। अलैंगिक में क्या होता, युग्मक उत्पन्न नहीं होते और इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। बहुत आसान है बच्चों, याद कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा, परागण और निषेचन में अंतर, पिछले पेपरों में मतलब पहले पूछा जाता था ये, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या, पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, ठीक है। और इसमें क्या है, नर एवं मादा जनन के मिलने को निषेचन कहते हैं। फिर यह एक बाह्य क्रिया है, यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं और इसके लिए पूर्व परागण होना आवश्यक है। इसके लिए बाह्य माध्यमों की बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, इसके लिए बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। इनको आप तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप इतना पढ़ें जब तक मैं अगला वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।